राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कोटा से सांसद ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक बड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सत्र से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा में आप संसदीय दल के नेता के रूप में नामित किया, जबकि सांसद राघव चड्ढा को उपनेता और एनडी गुप्ता को मुख्य सचेतक के रूप में नामित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली और अपने हाथ में संविधान लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाया। उन्होंने अपना शपथ ग्रहण जय हिंद जय संविधान के नारे के साथ समाप्त किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया कि राज्य सरकार को किसी तरह का बोझ उठाने की बजाय राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर देना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मछुआरों की आगे की गिरफ्तारी को रोकने के लिए भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह को बुलाने का आग्रह किया और सभी मछुआरों की रिहाई और उनकी मछली पकड़ने की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सफदरजंग अस्पताल के आपात चिकित्सा भवन में मंगलवार को आग लग गई। भाजपा के लोकतंत्र के काले दिन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 25 जून को यहां पर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर बिना किसी देरी के फैसला करेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में लोकतंत्र के काले दिन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 वह दिन था जब आपातकाल लगाने के कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले ने देश के लोकतंत्र के स्तंभों को हिला दिया था। इसी को याद करते हुए आज बीजेपी काला दिवस के रूप में जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आज नौजवान कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी, उनके कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर खड़ा है। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को हम यहाँ पर एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम इमरजेंसी को याद करने का और जो एक तरीके से प्रजातंत्र के गला को घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था वह जनता के सामने आए। इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है और उस कार्यक्रम में आज यहाँ भी दिल्ली प्रदेश में भी और राष्ट्रीय कार्यालय में भी और बाकी सब स्थानों पर भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ हम इमरजेंसी को याद करते हैं और इमरजेंसी के दिनों को हम याद करके जो कुत्सित मानसिकता थी वह फिर से आगे कितनी बड़ी चैलेंज है उसको समझ करके याद रखना यह प्रजातंत्र के लिए, सजग प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। हम अभी 18वीं लोकसभा का गठन और देश का चुनाव का सबसे बड़ा पर्व हम मना करके आए हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और जो लगभग 1100 साल पहले का भी है, जो चित्र हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें उत्तरा मेरू स्थान पर प्रजातंत्र की बुनियादी बातों का हमको जिक्र मिलता है और इसीलिए हम गौरव के साथ कहते हैं कि डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की देन नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है। और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन
हम सबको यह भी मालूम है कि देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ और हम लोगों ने डट करके उसका विरोध किया और उसी का नतीजा है कि प्रजातंत्र भी बहाल हुआ और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव भी अभी हम संपन्न करके 18वीं लोकसभा हम बना रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर चाहूंगा कि आप जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उनसे आप इस सप्ताह में जरूर मिलिए और उनसे आप जरा जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके को भारत को पहुंचा दिया गया, कैसी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। आज का नौजवान का बच्चा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता और ये कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी उसकी ताकत के कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर के खड़ा है। 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था और यही नहीं 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी और हम सबको मालूम है कि फिर 1977 में उसके बाद जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र बहाल हुआ और तानाशाही वाली सरकार गई, ये सब हम लोगों के सामने, आंखों के सामने है। और फिर जनता पार्टी की सरकार आई। हम ये चाहेंगे कि आप इन सारी बातों को जनता के बीच में ले जाएं। हमारे एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलने वाला है जिसमें हम जन जन तक इनकी काली करतूतें, इनके गैर प्रजातांत्रिक मंसूबे, इनके गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखेंगे और इनका जो असली चेहरा है उसको हम सामने उजागर करेंगे। और ये जो मुखौटा लेकर के घूम रहे हैं प्रजातंत्र का और ये जो संविधान के रक्षक बनकर के घूम रहे हैं, जिन्होंने कि संविधान की एक बार नहीं अनेकों बार अनदेखी भी की है और निरादर भी किया है, इसको जनता के सामने ले जाएंगे। ये हम आपके सामने बताना है। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1975 में संविधान नष्ट करने का प्रयास करने वाली कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्य प्रणाली और उनके कृत्य इस बात के उदाहरण हैं। इसके साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें जनता को गुमराह कर संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का कार्य कर रही हैं। एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत
हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्यपद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की इस तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को, जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए, और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर पद के लिए भाजपा सांसद ओम बिरला और कांग्रेस सांसद कोडिकुनिल सुरेश का नाम विपक्ष उम्मीदवार के रूप में सामने आया है। आपको बता दें कि के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे बिरला ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। जहां एक ओर स्पीकर पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है,
पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है। इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री अतिशी की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर जल मंत्री अतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी कड़ी में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जल मंत्री अतिशी पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थी। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 एमजीडी पानी दिया जाए, लेकिन कुछ दिनों से 100 एमजीडी पानी लगातार कम आ रहा था। इसलिए अतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन करने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार, दिल्ली के एलजी और प्रधानमंत्री से दिल्ली के हक का पानी की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक अतिशी की गुहार नहीं सुनी गई है। इसके साथ ही आप सांसद ने विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी के मुद्दे को उठाने की बात भी कही। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी, लगभग 28 लाख लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बराबर का पानी दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा की सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट है 613 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। चुनाव का परिणाम आने के बाद पिछले 3 हफ्ते से लगातार, 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, लगातार दिल्ली का पानी 100 एमजीडी कम आ रहा था। इसको लेके उन्होंने अपना ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, कहीं उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई और दिल्ली के लोग
इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ था। 1994 में, जब लगभग दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास थी। आज 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी है। 1994 में भी दिल्ली के पानी का कोटा था 1005 MGD और 30 साल के बाद जब आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, तब भी दिल्ली के पानी का कोटा है मात्र 1005 MGD। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दें, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दें, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। जो हमारा निर्धारित कोटा है, अगर उतना पानी भी हमें नहीं मिलेगा, एक तो 3 गुना आबादी पर उतना ही पानी हमको मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसे दिल्ली के अंदर आपूर्ति हो सकती है? कैसे दिल्ली के लोगों को पानी दिया जा सकता है पर्याप्त मात्रा में, जब हमें मिलेगा ही नहीं पीछे से? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। 12,000 किलोमीटर। कैनाल के अंदर पानी की बर्बादी ना हो, इसको पक्का कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया दिल्ली की सरकार ने। जितने प्रयास हमारी तरफ से हो सकते थे हमने किया। हर स्तर पे कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक आदमी के लिए मान लीजिए 1 गिलास पानी होता है, आदमी की संख्या हो गई 3, लेकिन पानी उतना ही है, 1 गिलास पानी ही है जिसमें 3 लोगों को पानी पिलाना है। उसमें से भी आप कटौती कर रहे हैं। इन सवालों को लेके आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए, लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले LNJP के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, LNJP में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में LNJP के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त, कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ। अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में 43 प्रस्तावों को पास किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें अयोध्या में टाटा सन्स द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य भी किया जाएगा। आज पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक अयोध्या में, जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापक रूप से देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक, वहाँ के मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो इस समय एक तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी के साथ साथ पुराने इस तरह के धार्मिक स्थलों पर ही उनके लिए एक दर्शन करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा
एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे, जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की गाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी बंद, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्री परिषद द्वारा किया गया। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं, उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मोहर मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से PPP मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने जो प्राचीन धरोहर हैं इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत PPP मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर, इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम